मेरे पापा ने मेरा रिश्ता एक 14 साल के लड़के के साथ दौलत की लालच में करवा दिया। कहने लगे शादी के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवा कर तलाक ले लेना। मैं भी लालच में आ गई और मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। शादी की रात जब वह कमरे में आया तो मैंने उसे अलग सोने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरी नज़र में वह बच्चा ही था। लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी उसने तो मेरे साथ पूरी रात। सूरज मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, जिसकी उम्र उस समय 10 साल थी जब वो हमारे घर रहने आया था। सूरज के मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। मौत के बाद उसे मेरे पापा अपने घर हमेशा के लिए ले आए थे। सूरज का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पापा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि वह सूरज को अपने पास ले आते। सूरज के पापा और मेरे पापा में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। दोनों आपस में सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। मेरी उस वक्त 14 साल की उम्र थी जब सूरज हमारे घर आया था। उस वक्त वह बहुत रो रहा था। उसके लिए उसके माँ बाप के बिछड़ने का सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपने माँ बाप को खोया था। मैं उसे छोटे भाई की तरह समझती थी, इसलिए उसके इस गम के मौके पर उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगती। उसके आंसू पोंछती थी, उससे कहती कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ कहा करो। जब वो अपनी माँ को याद करके सिसकिया मम्मी पुकारता तो मेरा और मेरी माँ का दिल फट जाता। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच होने लगा था। घंटों मुझसे अपनी माँ की बातें करता, अपने पापा की बातें करता। सूरज के पापा ने सारी जायदाद उसके नाम रखी थी, इसलिए ज़मीन के पैसे उसके पास आते रहते थे। और वह पैसे इतने होते थे कि उसके खर्चों के साथ साथ हमारे भी खर्चे उन्हीं पैसों में पूरे होने लगे थे। मेरे पापा का कारोबार बहुत छोटा था, हम मुश्किल से ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते थे। लेकिन अब तो हमारे घर में हर ऐशो आराम होने लगा था, क्योंकि अब सूरज का सारा पैसा मेरे पापा के पास आने लगा था। सूरज अक्सर शाम को मुझसे कहता कि मैं उसके साथ आँख मिचौली खेला करूं, कंचे खेला करूं। मैं भी उसका जी बहलाने के लिए उसके साथ कंचे खेलने लगती। वह मुझसे ही पढ़ने लगा था। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी। मुझे तो जैसे एक छोटा भाई मिल गया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि सगा भाई ही अपना भाई होता है। मुँह बोले भाई नहीं बन जाते। इस समय मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, कॉलेज कभी कभी ही जाती थी, घर पर ही पढ़ लिया करती थी। जिम्मेदारी मेरी माँ ने मेरे ऊपर डाल रखी थी, इसलिए स्कूल से आते ही वह सीधा किचन में चला जाता। मैं उस वक्त उसके लिए रोटी बना रही होती। वह आते ही मेरे गले में हाथ डाल देता और कहता, नेहा जी कि आज क्या बनाया है आपने मेरे लिए। वह बड़े लाड से पूछता। मैं उससे कहती, पहले अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ, तुम तो सीधे ही किचन में चले आते हो। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, इसलिए कि स्कूल से आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखने की ख्वाहिश होती है। जितना समय स्कूल में रहता हूँ मेरा दिल आपको देखने के लिए बेचैन रहता है। मैं ही जानता हूँ स्कूल का समय मैं आपके बगैर कैसे गुजारता हूँ। आपको क्या पता आप मेरे लिए क्या है। मुझे लगा शायद वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करने लगा था कि उसके हर गम में मैंने उसके आंसू पोंछे थे। कुछ साल हो चुके थे उसे हमारे घर में रहते हुए। अब तो वह 9th क्लास में भी आ चुका था, इसलिए उसे शायद मेरी आदत सी लग गई थी। सच तो यह था कि मेरा भी दिल उसके बगैर नहीं लगता था, लेकिन मैं तो उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा उस समय हुआ जब मेरी माँ की सहेली का बेटा हमारे घर कुछ दिन रुकने के लिए आया था। वो अपनी जॉब के सिलसिले में मुंबई शहर आया हुआ था और मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारे मन का कमरा नहीं मिल जाता जब तक तुम हमारे घर पर ही रुक सकते हो। मम्मी की सहेली के घर में मेरा बचपन से ही आना जाना था और मम्मी की सहेली का बेटा भी सुमित हमारे घर आता जाता रहता था। बचपन से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी माँ ने और उनकी सहेली ने मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात की थी। बचपन में ही हमारी शादी तय करके रखी थी और इस बात का पता मुझे और सुमित को भी था, इसलिए एक दूसरे के लिए हम वैसे ही जज्बात रखते थे। उसकी नौकरी लगी तो वह बहुत खुश था। कहने लगा कि आंटी जी मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिल गया है, अब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस दिन उसकी नौकरी लगी थी दूसरे शहर से उसकी माँ और उसकी बहन भी आई थी हमारे घर मिठाई के डिब्बे के साथ। बाहर सब लोग आए थे। मैं उन लोगों के स्वागत के लिए किचन में खड़ी चाय का इंतजाम कर रही थी। सूरज भी किचन में खड़ा मेरी मदद कर रहा था। मैं चाय बना रही थी और वह पकौड़े बनाने के लिए आलू काट रहा था। बाकी सब चीज़ें मैं तैयार कर चुकी थी।
आज सब कुछ मैंने सुमित की पसंद का बनाया था। मैं सूरज से बात ही कर रही थी कि जब सुमित मिठाई लेकर किचन में ही आ गया। उसे देखकर मेरी नज़रें खुद व खुद शर्मा से झुकने लगी थी। चेहरा गुलाबी होने लगा था, शरीर से कपकपी सी उठने लगी थी। उसने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने किया और कहने लगा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं डिब्बे में से मिठाई उठाने लगी तो सुमित ने वह पीछे कर लिया। फिर उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगा, मेरे हाथों से खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो वैसे भी मम्मी तुम्हारी माँ से बहुत ही खास बात करने आई हैं। सुमित की बात पर मैं शर्माने पर मजबूर हो गई थी। मैंने थोड़ी सी मिठाई उसके हाथ से लेकर खाई थी। फिर मैं चाय कप में डालने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सूरज को सुमित की बातों का बुरा लग जाएगा। सुमित मेरे पास ही शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और मुझे देख रहा था। कहने लगा, नेहा पूछूंगी नहीं कि मम्मी किस खास काम के लिए आई है। मैं जानती थी सुमित को बस अपनी जॉब लगने का इंतजार था, लेकिन अब बात शादी की होगी। लेकिन मैं अनजान सी बन गई। सुमित की नज़रें मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। मैंने पूछा कि किस खास काम के लिए आई है। सुमित मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हें हमारे लिए अपना बनाने के लिए। पता है नेहा, मैंने नौकरी लगते ही माँ से कह दिया था कि अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, मेरी नेहा को मेरे घर लाने का इंतजाम करे। सुमित की शोखियाँ अपने चरम पर थी। जब सूरज के चिल्लाने की आवाज़ पर हम दोनों ही अपने होश की दुनिया में वापस आए थे। आलू काटते काटते सूरज ने अपनी उंगली काट ली थी और उसे अब खून बह रहा था। वो अपने हाथ को दबा चिल्लाने लगा और मैं और सुमित उसके पास थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत गहरा था। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सुमित ने सूरज का हाथ मेरे हाथ से ले लिया था और कहने लगा, उसका हाथ काफ़ी कट गया है। तुम भी नेहा, क्या ज़रूरत थी बच्चे से यह काम करवाने की। जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सुमित को भी सूरज के कटे हाथ को देखकर दुख हो रहा था। सूरज मुंह बंद किए बस अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। मैं तो उसका हाथ देखकर ही सदमे में थी, इसलिए तेजी से किचन में से निकलकर मम्मी के कमरे में चले गई और बैंडेज उठाकर ले आई। मेरी माँ और सुमित की माँ दोनों ही सूरज के लिए परेशान होने लगी। वह रोए जा रहा था। मैंने कहा, दर्द हो रहा है। उसे यूँ रोता देखकर मेरी आंखों भी नम हो चुकी थी। मुझे यूँ परेशान देखकर बोला कि हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, इतना ही सहा नहीं जा रहा है। पता नहीं उसके शब्दों में क्या था कि कुछ पल के लिए मुझे खामोश कर गया। सभी सूरज में लगे हुए थे। ना ठीक से किसी ने कुछ खाया था, ना ही मेरे होने वाली सास ने कोई बात की थी। सुमित की माँ जाने से पहले कहने लगी कि मैं तो एक बहुत ही खास काम के लिए आई थी, लेकिन सूरज की तकलीफ में तो सारा दिन ही चला गया। लेकिन अगली बार सारी रस्मों के साथ नेहा को सुमित के नाम की अंगूठी पहनाने आऊँगी। मुझे उस वक्त इस बात को लेकर जरा भी खुशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सूरज के कटे हाथ की तरफ था। सुमित की माँ चली गई थी। जब पापा घर आए तो सूरज को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। रात का खाना सूरज ने मेरे हाथ से खाया था। ना जाने क्यों उसकी नज़रें लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। वह एकटक मुझे ही देख रहा था। पहली बार ना जाने क्यों मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। पहली बार यह जी चाहा कि वह मुझसे अपनी नज़रें हटा ले। मैं नहीं जानती थी कि सूरज की नज़रों में क्या था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था। उसके बाद तो ये सिलसिला चालू सा होने लगा था। हालांकि यह बातें मुझे बहुत ही उलझन दे रही थी। मुझे कहता, नेहा जी दुआ करे मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बड़े होकर क्या करोगे। कहने लगा, अपने पापा का सारा काम संभाल लूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, सुमित भाई से भी ज़्यादा। और फिर यह कहकर वो चुप हो गया। मैंने पूछा, फिर क्या। उसने कहा, फिर कभी बताऊंगा। पहले मुझे यह बताइए कि आपको सुमित भाई और मुझ में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं कैसे अपने मुंह से सुमित का नाम ले सकती थी। मेरी और सुमित की कोई लव मैरिज नहीं हो रही थी, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही थी। और जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई थी, ऐसे ही मुंह उठाकर मैं अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती थी। मैंने कहा, सूरज ये कैसा सवाल है। तुम तो मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो और सुमित मंगेतर है मेरा। लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा कि मुझे बताओ कि हम दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। मैं उसके सामने सुमित का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, सुमित से भी ज़्यादा। यह बात मैंने ऐसे ही मजाक में कही थी, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे भाई से कहती है, उसका मन बहलाने के लिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगा, मैं जानता था जब मैं आपको इतना चाहता हूँ तो कैसे मुमकिन है आपको मुझसे मोहब्बत ना हो। उसकी बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी
जितनी उसकी नज़रों की देखने की तरीके से लग रहा था। मैंने हमेशा उसे छोटा बच्चा ही समझा था, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सूरज ने 9वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। सुमित की माँ इस बार मेरे लिए मंगनी का सारा सामान लेकर आई थी। हमारे घर में ही एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी बहुत अच्छे से किया था, लेकिन ना जाने क्यों सूरज चुपचाप सा था। मंगनी की रस्म घर पर ही की गई थी। मैं तैयार होकर सुमित के बराबर में बैठी तो सूरज कुछ देर तो मुझे टकटकी बांधे देखता रहा। मेरी नज़र बार बार उस पर ही उठ रही थी। उसकी आंखें ना जाने क्यों लाल सी होने लगी थी। और जब सुमित ने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा तो सूरज तेजी से वहां से चला गया। मैं जानती थी उसे मेरे जाने का दुख है। मंगनी हो रही है और 1 साल बाद शादी की डेट फिक्स हो गई थी, इसलिए सूरज उदास हो रहा था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। शादी तो मेरी एक न एक दिन होनी ही थी। सुमित आज ज़्यादा खुश था। मेरे कान के करीब होकर कहने लगा कि तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो। यह देखकर तो मेरा मन हो रहा है कि मंगनी की जगह सीधा शादी कर लेते, 7 फेरे ले लेते। तुम्हारा क्या ख्याल है? कसम से नेहा, आज तो नींद आना मुश्किल है। उसकी शरारत भरे शब्दों को सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हुए थे। मेरा चेहरा खुद ब खुद तो लगता था, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत ने ही मेरे अंदर हरकत सी मचाने शुरू कर दी थी। सब मेहमान जा चुके थे। सुमित की फैमिली जाने लगी तो सुमित की बहन ने मुझे अलग से गिफ्ट पैक दिया। कहने लगी, सुमित भाई तो आपके दीवाने हो गए हैं। उसका तो बस नहीं चलता, क्या कुछ आपके लिए ना खरीद ले। यह सब उसने ही दिया है आपके लिए। गोल्ड की चैन है जिस पर सुमित ने कुछ लिखा हुआ है। कहा है मुझे नेहा से कहना है कि हर वक्त इसे पहन कर रखे। मैंने शर्माते हुए अपने नन से वह पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गई। वह लोग जा चुके थे। मैं बहुत खुश थी। वह चैन भी अपने गले में पहन ली। एक लड़की के लिए शायद यह बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है कि उसका पति उसे इस कदर चाहता हो। अभी मैं चैन को अपने गले में पहन ही रही थी कि जब सुमित की कॉल आने लगी। मैं मुस्कुराकर उसका फ़ोन उठाया। अब तो सुमित की बातों ने मेरा चैन चुरा लिया था। वो काफ़ी बेकरार होकर मुझसे बातें करने लगा था। उसकी बातों का जादू था कि मैं सूरज को नज़रअंदाज कर गई थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे सुमित की बातों में दिलचस्पी थी। सुमित कहने लगा, मुझसे यह सब्र का इम्तिहान नहीं दिया जाता। मैं तो माँ से कहने लगा हूँ कि कुछ महीने बाद ही हमारी शादी की तारीख रखते हैं, वरना मैं नेहा को कहीं भगा के ले जाऊँगा। अभी मैं सुमित से बात ही कर रही थी कि मुझे जोर से आवाज़ सुनाई दी थी। कांच के टूटने की आवाज़ें आने लगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और कमरे के बाहर आ गई। शोर सूरज के कमरे से आ रहा था। मम्मी पापा भी मंगनी के फंक्शन में थके हुए थे और मैं अपने कमरे में सो चुकी थी। जब सूरज के कमरे का शोर सुनकर वह भी हॉल में आ गए थे तो मेरे पापा ने सूरज का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि चीख चीख कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था, खुद को ख़त्म कर लूँगा, आप लोग मेरी नेहा को मुझसे जुदा ना कर दोगे। यह सुनकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई थी। कहीं वह खुद को कुछ कर ना बैठे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूँगा। आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। जब मैं मर जाऊंगा तो शौक से शादी कर लीजिएगा। उसकी बात और जुनून देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मम्मी पापा भी हैरान और परेशान होकर खड़े थे। मैं अभी भी समझ ही रही थी कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है, कि मेरे बाद वह अकेला हो जाएगा। उसे एक दोस्त या एक बहन की ज़रूरत थी, लेकिन मैं गलत थी। यह जुनून या मोहब्बत भाई बहन या दोस्ती वाली नहीं थी, बल्कि यह जुनून कुछ और ही था। वो अंदर से चिल्लाकर बोला था, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, खुद को ख़त्म कर लूँगा, नहीं जीना है मुझे अपनी नेहा जी के बगैर। उसकी बातें सुनकर मेरी माँ भी रोने लगी थी। उसके जुनून का यह रंग हमने आज पहली बार देखा था। सबकी जान पर बनाई थी कि कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। दरवाज़ा खोलो सूरज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उससे विनती की थी, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला था। वो बुरी तरह से रो रहा था, आंखें लाल हो रही थी। अचानक ही वह मेरे गले लग गया। मुझे ऐसे पकड़ लिया कि अगर वह मुझे छोड़ देगा तो कहीं मैं भाग जाऊंगी। उसका दिल इस कदर इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार कर फेंक दे ये चैन। ये आदमी होता कौन है जो आपसे शादी करने वाला? किसी छोटे बच्चे की तरह वह फूट फूट कर मेरे साथ गले लगकर रो रहा था। मेरी माँ आगे बढ़ी और सूरज को मुझसे दूर किया और अपने साथ लगा लिया। और माँ
के साथ मिलकर रो रहा था। कहने लगा, भगवान के लिए आंटी जी मुझे इतना बड़ा दर्द मत दे। मेरे माँ बाप को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया है। मेरी नेहा को मुझसे मत छीने। मेरी माँ उसे सहलाने लगी और मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मैं अब वापस अपने कमरे में चली गई तो वह इस कदर परेशान था कि बता ही नहीं सकती क्या हो गया था। सूरज को क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। अभी मैं इसी उलझन में थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो सुमित की कॉल थी। मैं इस वक्त इतनी दिमागी उलझन का शिकार थी कि सुमित से कोई भी रोमांटिक बात नहीं कर सकती थी। मैंने यही सोचा कि उसे कह दूं कि मुझे नींद आ रही है, कल बात करूंगी। लेकिन मेरे फ़ोन उठाते ही वह भड़क उठा। कहने लगा, कब से तुम्हें लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, अचानक से फ़ोन बंद करके कहाँ चली गई थी। पहली बार उसके कहने का अंदाज इस तरह का था कि मैं उसे क्या बताती, किस तरह फंसी हुई थी। मैंने उसे कहा, मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे उस वक्त सही लगा था। यह सुनकर सुमित चुप हो गया, फिर अपने रवैये पर माफ़ी मांगने लगा और माँ की खैरियत भी पूछने लगा। मुझसे फिर से प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। एक तरफ सुमित जल्द से शादी करने के लिए पीछे पड़ा था तो दूसरी तरफ सूरज इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए राजी ही नहीं था कि मैं हमेशा के लिए उसके पास नहीं रह सकती थी। आखिर मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी। सच तो यह था कि मैं भी सुमित से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। बंधन ही कुछ ऐसा था, वो मेरा मंगेतर था, फिर मुझे चाहता भी बहुत था। तो कैसे मुमकिन था कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात ना बदलते। रात को अब तो एक एक घंटे सूरज मुझे अपने पास बैठा कर रखता, इधर उधर के किस्से सुनाते रहता। कहीं मैं कमरे में जल्दी से चली ना जाऊँ। शायद वह जानता था कि सुमित रात को मुझसे बातें करता है। मैं बार बार घड़ी देखते रहती और उसे सोने को कहते रहती। और जब सूरज से जान छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे से आती तो सुमित के कई मिस कॉल देखकर परेशान हो जाती। रोज मैं सुमित को क्या बहाने बना सकती थी। एक बार सुमित कहने लगा, तुम मुझे नखरे दिखाने लगी हो, मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती हो। मैं पूरा दिन ऑफिस से थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 12 बजे तक मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? बस नाराज़ सा होने लगा था सुमित मुझसे। अब बस नाराज़ होने लगा था। मैंने सब कुछ उसे बता दिया कि मैं सूरज के पास होती हूँ। जब से उसकी मम्मी पापा की मौत हुई है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच है। जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ तो सोता नहीं है। मुझे लगा सुमित मेरी बात को समझेगा, लेकिन वह तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। कहने लगा, रात के समय तुम्हारा सूरज के कमरे में क्या काम है? मैंने कहा, क्या हो गया है आपको सुमित? छोटा बच्चा है वह, मुझे बड़ी बहन समझता है। वो कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं है, अगले महीने वो 15 साल का हो जाएगा। बस आज के बाद तुम उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। मैंने जैसे तैसे करके सुमित का मूड ठीक किया था। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी और 20 दिन बाद ही मेरी शादी थी कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। टांग की हड्डी टूट चुकी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त सूरज ही था जो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई थी, यहाँ तक कि सुमित की नौकरी भी छूट गई थी। पापा के काम का सिलसिला भी खत्म हो गया था। जब से सूरज के पापा की ज़मीन के पैसे आने लगे थे, पापा ने अपने काम पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। सुमित की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सुमित के हालात ऐसे ना थे। फिर पापा ने सोचा कि अगर सूरज अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेच दे तो उसे सुमित का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन बात यह थी कि वह 18 साल का नहीं था। लेकिन अगर उसकी शादी किसी बालिग 18 साल की लड़की से हो जाती तो वसीयत के मुताबिक वो लड़की सूरज की जायदाद की मालिक बन जाती है और सूरज की इजाज़त के बिना उसकी प्रॉपर्टी बिक सकती थी। इसलिए जब यह बात मुझसे मेरी माँ ने कही तो मैं समुंदर में गोते लगा रही थी। मैंने कहा, माँ आप ये क्या कह रही है? मैं उसे भाई समझती हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मम्मी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास सुमित का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है जिसमें लाखों रुपए चाहिए। अगर समय से सुमित का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है और डॉक्टर को टांग काटनी पड़ सकती। मैंने कहा, सूरज भी मुझे अपनी बहन ही समझता है, वो कभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। आप तो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और फिर मैं सूरज से 6 साल बड़ी हूँ। मम्मी कहने लगी, बस कागजी शादी ही करनी है, उसके बाद तुम्हारी विदाई करके तुम्हें दूर नहीं भेजना। सिर्फ शादी के पेपर पर साइन करने हैं जिससे कि वकील को दिखा सके कि तुम सूरज की पत्नी हो। उसके बाद तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी मिल जाएंगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा, सुमित कभी भी यह बात बर्दाश्त नहीं करेगा।
मम्मी कहने लगी वो खुद बहुत मजबूर है, उसे सब पता दिया है और उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। मैं हैरान थी कि वह तो मुझे सूरज के करीब होने ही नहीं देता था, अब कैसे उसने सूरज से शादी करने के लिए मान लिया था। मुझे यहाँ सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैं हालात की नज़ाकत को देखते हुए खामोश हो गई थी। सूरज भी मुझसे मजबूरी में ही शादी कर रहा होगा। इस वक्त वह 14 साल का था और मैं 20 साल की। सूरज के साथ शादी मैंने बहुत ही सादगी से की थी। यहाँ सिर्फ कागजी शादी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही सूरज मुझसे कहने लगा, नेहा जी तैयार हो जाओ, हम गाँव जा रहे हैं। मैंने कहा गाँव क्यों? कहने लगा ज़मीनों का काम तो वहीं जाकर होगा ना। मेरे पापा भी गाँव जाने को तैयार थे ताकि सूरज का सब कुछ मेरे नाम करवा सके और ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर सुमित का ऑपरेशन करा सके। लेकिन सूरज ने मना कर दिया। कहने लगा, अंकल जी बस कुछ दिन की बात है, वकील से पेपर तैयार कराने पड़ेंगे तो हम साइन कर देंगे। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे, जहाँ शहर के मुकाबले गांव में बहुत ही सर्दी है और आप तो वैसे भी मौसम की पकड़ में जल्दी आ जाते। यह बात सच थी। तो मैंने भी अपने माँ बाप को मना कर दिया था। वो मुझे अपने साथ लेकर गांव अकेले ही आ गया था। 10 घंटों का थका देने वाला सफ़र करके मैं गांव पहुंची तो सूरज की हवेली बहुत बड़ी थी, जिसे उसने अपने माली से कहकर खुलवा दिया था और उसकी साफ सफाई भी करवा दी थी। मेरी थकान से बहुत बुरा हाल था, मैं सोना चाहती थी, लेकिन सूरज ने मुझे एक फैंसी सी साड़ी निकाल कर दी थी। कहने लगा, इसे पहन लो, मेरे गांव के कुछ जान पहचान वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं, वो मेरी दुल्हन को देखना चाहते हैं। उसके कहने पर मैंने वह साड़ी पहन ली। उसके बहुत से गांव वाले मिलने आए थे। रात तक मैं थकान और नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई। मेरा इरादा आराम करने का था, इसलिए जैसे ही मैंने अलमारी से अपना सादा सा सूट निकाला, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सूरज मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। जो वहाँ मेरे पास पहुँच गया था, मेरे हाथ से वह सादा सा नाइट सूट पकड़ा और वापस अलमारी में रख दिया। कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है नेहा? पहली बार उसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारा था। मैंने कहा, सूरज मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ऐसे कैसे सो सकती हो? तुमसे आज बहुत सारी बातें करनी है। यह बताना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा, वह कह रहा था, और फिर मुझे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। उसके बदले तेवर देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से सूरज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। कहने लगा, इस रात का मैंने बड़ी बेचैनी से इंतजार किया है। कैसे मुमकिन है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? शादी की है मैंने आपसे, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, मुझे मेरा हक चाहिए कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी। मुझे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, तुम जानते हो, यह शादी मेरी मजबूरी में हुई थी। मैं सुमित से मेरी बाकी की बात उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर पूरी होने से पहले रोक ली थी। कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे मुंह से अब किसी गैर मर्द का नाम ना सुनना, कहकर वह मुझे बेड पर धक्का देकर लिटा चुका था और मेरे ऊपर से साड़ी का पल्लू भी हटा चुका था। कहने लगा, नेहा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। भूल जाओ सुमित को, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुमसे संभाली नहीं संभलेंगी। जब पहली बार तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे तसल्ली दी थी, मुझे गले से लगाया था, तभी से मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी मजबूत बाजुओं ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया था। मेरी आंखों से बेबसी से आंसू टपक रहे थे। सुबह मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जिसे आज तक मैं बच्चा समझकर प्यार करती रही, उसकी बेवकूफ़ियों को बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती रही। वह मुझे बहन समझता नहीं था। वह जब से हमारे घर आया था, मेरी मोहब्बत को गलत अंदाजे से ले रहा था। उसकी मोहब्बत मेरे लिए वह जज्बात रखती थी जो एक आम आदमी किसी और औरत के लिए रखता है। रात भर उसने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मेरा क्या लगता है। उसने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि सुमित मुझसे दूर रहे। मेरी मंगनी पर भी हंगामा भी उसने किया था। मुझे सुमित से दूर रखने के लिए वह मुझे अपने पास बिठाए रखता था, जहाँ तक कि सुमित से बात न कर सकूं। सुमित का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वह जानता था कि मेरे पापा के पास कुछ नहीं है और सुमित भी बगैर नौकरी के खाली हाथ था, इसलिए मेरे माँ बाप उसी से जायदाद के लालच में मेरी शादी करवा देंगे। वो मुझसे कह चुका था, अब वो वापस शहर नहीं जाएगा, ना ही अपना कुछ भी मेरे नाम करेगा। मैं उसकी पत्नी हूँ, वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे उसके साथ ही रहना है। जो रिश्ता वो मेरे साथ बना चुका था, सुमित तो मुझे अब कभी भी स्वीकार नहीं करता। सूरज कहने लगा, कसूर तुम्हारा भी नहीं है नेहा, तुमने मुझे कभी भी अपने करीब आने से मना नहीं किया।
मुझ पर कभी भी कोई हद नहीं लगाई थी, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं आपको किसी और का होने देता। मैं रो रही थी इसलिए कि मैंने मोहब्बत तो सुमित से की थी, लेकिन रिश्ता मुझे सूरज से निभाना था। अब यह सोच रही थी कि मैंने सिर्फ उससे हमदर्दी की थी, जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। यह शायद उसकी बात ठीक थी, वह इतना बच्चा भी नहीं था कि मैं उसे अपने इतने करीब आने दिया। मैंने जब फ़ोन पर अपने पापा को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने सूरज से बात की और उसे बहुत बुरा भला कहने लगे। तुम हमारे एहसान भूल गए हो। जब तुम्हारा कोई नहीं था तो हमने तुम्हें सहारा दिया था। पापा तो मुझसे कहने लगे कि अभी के अभी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और कोर्ट के जरिए मैं तुम्हें सूरज से तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन जब मेरी माँ को सब पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर समझाया कि नेहा, जो हो गया है उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा पति सूरज ही है और उसे स्वीकार करो। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच भी बन चुका है, उसके बाद सुमित भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर सूरज तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने यह सब कुछ किया है। अपने दिल से सुमित का ख्याल निकाल दो और सूरज को दिल से स्वीकार कर लो। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब मैं बैठी सोच रही थी कि मुझे आगे क्या फैसला करना चाहिए। मेरे मन में सुमित का ख्याल बार बार आता रहता। वह बेचारा इस हालत में है कि मेरा उसे छोड़ना उसके लिए सही नहीं था। वह मेरी शादी किसी और से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे रह रहकर सुमित के प्यार भरी बातें याद आ रही थी। मैं रातों को रोती रहती। दोस्तों, अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सुमित के पास वापस लौट जाना चाहिए और सूरज से तलाक ले लेना चाहिए, या फिर सुमित के प्यार को और उसके रिश्ते को ठुकरा कर अब सूरज के साथ ही अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? आप लोग ही मेरी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।